सपने वो नहीं है जो नींद में आते हैं, सपने तो वो है जो नींद आने नहीं देते हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। करता रहे तो इंतजार, बन जा आलसी, कुछ नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। खड़ा हो गया हूं रामेश्वरम के उस मल्लाह के बेटे जिसके एक कान में भगवद गीता के सिद्धांत गूंजते थे और दूसरे कान में डार्विन के सिद्धांत। नाव पे तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम के मंदिर लेके जाया करते थे, और जब तीर्थयात्री रामेश्वरम मंदिर की परिक्रमा करते थे उतनी देर बैठ के ये फिजिक्स के सिद्धांत पढ़ा करते थे। बिखरी जुल्फों वाले सिर्फ मेरे या आपके नहीं बल्कि पूरे देश के चहेते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज बात करेंगे। एपीजे, ए मतलब अबुल उनके परदादा, पी मतलब पाकिर उनके दादा, जे मतलब जैनुलब्दीन उनके पिताजी, और अब्दुल कलाम वो उनका खुद का नाम। 11वें राष्ट्रपति, 2002 से 2007 जनवादी राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट। एक बार की बात है, कॉन्फ्रेंस में एक अंग्रेज ने पूछा कि अब्दुल कलाम कौन है, एक वाक्य में बताइए। तो वहां बैठे एक बच्चे ने जवाब दिया, ही इज सिंपल इंडियन हु इज इनएक्सप्लिकेबल, यानी कि जिसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते इवन विद द बेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि एडजेक्टिव क्या होता है, वो जो नाउन को समझाता हो। संज्ञा की विशेषता को विशेषण बोलते हैं। दुनिया के सारे विशेषण लगा दो पर उनकी विशेषता को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऐसे थे अब्दुल कलाम। एक बार किसी बच्चे ने उनसे पूछा, सफल होने का क्या मंत्र है? बोले 4 चीजें करनी है, 4 बातें। समझ लो, ये वीडियो गेम चेंजर है। 4 बातें बोला, सफल होने के लिए पहले बनाओ बहुत जबरदस्त एम, ग्रेट एम। दूसरा, उस एम के लिए सारी नॉलेज एक्वायर करते जाओ, उसके लिए जो चाहिए नॉलेज एक्वायर कर लो। तीसरा, फिर करो दबा के हार्ड वर्क। और चौथा, परसीवरेंस, हार नहीं माननी है भैया। क्या नहीं माननी? हार नहीं माननी। जीवन को हमेशा ऐसे जियो कि जीवन खत्म होने के बाद भी लोग जिंदगी भर आपको याद रखें, अपनी अपनी जिंदगी तक आपको याद रखें। शुरू से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म रामेश्वरम के तमिलनाडु में हुआ था। कमजोर आर्थिक स्थिति के एक मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ। पेशे से उनके पिता नाविक थे, और पिता क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो शुरू से उनको काफी तकलीफें आई। एक बार क्लास के अंदर उनका एक दोस्त हुआ करता था जो कि मुख्य पुरोहित को बेटा था, और मुख्य पुरोहित को बेटा जो रामदास शास्त्री अपने इसके साथ में पहली बेंच पे बैठे मास्टर जी नाराज हो गए। मुसलमान लड़का प्रमुख शास्त्री के बेटे के साथ पहली बेंच पे कैसे बैठा? उनको लगा कि थप्पड़ पीछे बैठा दिया, भाग पीछे जाकर के बैठ। अब्दुल कलाम चुपचाप जाके पीछे बैठ गए, और क्या सोचे, इस घटना पे उन्होंने उस दिन संकल्प लिया, पीछे बैठ के दुनिया बदलूंगा। और पीछे बैठना कोई मायने नहीं रखता, इसलिए वो कहा करते थे देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम किया भी मिल सकता है। अच्छा, परिवार बहुत बड़ा था, 10 भाई बहन थे, पैसों की कमी तो होनी थी, तो अपने खर्चा निकालने के लिए अखबार बेचना शुरू किया। छोटी उम्र में अखबार क्यों बेचते थे? इनको पता था पैसा तो मिलेगा, लेकिन सारे रास्ते में बेचते वक्त पूरे अखबार को पढ़ जाऊंगा। चलते चलते सारे अखबार को पढ़ जाया करते थे। 8 साल की जब उम्र में थे ना, ये बहुत छोटे थे, इनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक मास्टर जी बहुत बढ़िया गणित पढ़ाते थे, और बोले सुबह 4 बजे 1 घंटे की क्लास फ्री है, उसी बच्चे को पढ़ाऊंगा सुबह 4 बजे जो नहा धो के आएगा। अब ये कई किलोमीटर दूर सुबह 3 बजे उठ के तैयार हो के नहा के ठंडे पानी में पढ़ते थे, तो उनके वहां पे लालटेन होती थी केरोसिन ऑयल से जलने वाली। 7 से 9 केवल 2 घंटे का तेल था इनके पास में, वो केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। लेकिन पिताजी माताजी इनकी जब देखा पढ़ने में इंटरेस्ट है तो उन्होंने अपने लिए अंधेरा रखा और इसके लिए 11 बजे तक किया। मेहनत से कभी डरे नहीं, ईमानदारी से कभी हटे नहीं। छोटा लक्ष्य देखना पाप के समान है, इसलिए हमेशा महान लक्ष्य चुनना होगा। जब 5वीं क्लास में थे, उनके टीचर सुब्रमण्यम अय्यर, श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, जो बच्चों को सिखा रहे थे चिड़िया कैसे उड़ती है, उसकी डिटेल की डिटेल, चिड़िया कैसे उड़ती है, चिड़िया कैसे उड़ती है, बच्चों को समझ ही ना आए तो ये उनको वहीं समुद्र के किनारे ले गए और वहां उड़ती हुई चिड़िया दिखाई, और वो लाइव एग्जांपल जब दिखाया चिड़िया उड़ती हुई, उसकी डिटेल की डिटेल पंखों की समझाई, तो उनके दिमाग में वहीं से इनका प्रोफेशन शेप हो गया। उनका घर समुद्र के करीब था और इच्छाएं आकाश से आगे थी, वहीं से एरोनॉटिक्स इनको समझ में आया। हाई स्कूल इन्होंने रामनाथपुरम के एक श्वार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में किया, और एक बार अपने स्कूल में किसी गलत क्लास में पहुंच गए, और गलत क्लास में जब अंदर घुसे तो टीचर ने इनको चपत लगाई, जब तक तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारी क्लास कौन सी है, मैथमेटिक्स की क्लास में तुम गलत क्लास में पहुंच गए तो तुम क्या पढ़ोगे और क्या आगे बढ़ोगे। और वहीं इन्होंने इतनी पढ़ाई करी मैथमेटिक्स में कि 100 में 100 नंबर ले आए। टीचर भी हैरान हो गया, अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा। बचपन से ही आसमान में उड़ने की इच्छा थी, इसीलिए इन्होंने मद्रास के हाईएस्ट कॉलेज, देश का सबसे अच्छा कॉलेज था MIT, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। बहन ने काफी पैसा अपना सोना गहना गिरवी रख करके इनको 1000 रुपए दिया। कॉलेज में
अब एरोनॉटिक्स था तो विमान के डिजाइन बनाने थे, प्रोजेक्ट मिला, अब विमान के डिजाइन बनाने में लग गए और डिजाइन जो बनाया और टीचर को दिखाया, टीचर को पसंद नहीं आया और टीचर ने कहा अगर तुम एक अच्छा डिजाइन नहीं बना सके ना अब्दुल कलाम तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी, स्कॉलरशिप छिन जाएगी, स्कॉलरशिप छिन जाएगी। इनका दिमाग चकरा गया। टीचर की ये बात सुन के पांव के नीचे जमीन खिसक गई। 1000 रुपए बहन ने गिरवी रखे, मुझे कहने अपने दिए थे और इन्होंने टीचर से कहा मुझको 1 महीना दे दो, बहुत बढ़िया डिजाइन दूंगा। टीचर ने कहा कोई 1 महीना नहीं, 3 दिन मिलेंगे, 3 दिन। इनका दिमाग हिल गया उस समय, ये घबरा गए थे स्कॉलरशिप ना छिन जाए। उसके बाद तो उन्होंने 3 दिन ना खाया न सोए, 3 दिन ना खाया न सोए, 72 घंटे लगातार उस पर काम किया, जी जान लगा दिया। और जब प्रोफेसर ने देखा डिजाइन, प्रोफेसर भी हैरान हो गए, उनकी आंख में आंसू आ गए। बोला बहुत बढ़िया डिजाइन बनाया। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो नींद और निंदा पे विजय पा लेता है उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद MIT की परीक्षा अच्छे नंबर से उन्होंने पास करी। अब पढ़ाई तो इनकी हो चुकी थी, अगली लर्निंग इनके जीवन से क्या है, फेलियर को हार्ट में और सक्सेस को हेड में घुसने नहीं देना चाहिए। दिल और दिमाग को कंट्रोल में रखो। अब इनके पास 2 इंटरव्यू की ऑप्शंस आई, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और दूसरी एयरफोर्स से। इनको कहां जाना था आपको मालूम है, एयरफोर्स में। और जो डिफेंस का था वो दिल्ली में था और एयरफोर्स था देहरादून में। तो दिल्ली होते हुए देहरादून जा रहे थे और वापसी पे इनको दिल्ली आना था। अब जब ये देहरादून गए वहां पे 25 लोग एग्जाम देने आए वहां इंटरव्यू के लिए, जिनको वहां पे एयरफोर्स में सिलेक्ट होना था। अब 25 में से सीटें थी खाली 8 और इनकी रैंक क्या आई, 9वीं। फेल हो गए, वहां पे 1 नंबर से पीछे रह गए। 8 लोग सिलेक्ट हो गए, ये वहां रह गए। देहरादून से जब उतरते हैं सबसे पहले आता है ऋषिकेश। ये ऋषिकेश गए, वहां इनको मिले स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद तो बहुत पॉपुलर है, आज भी ऋषिकेश में उनके कई मठ हैं। तो इन्होंने शिवानंद के जाकर के अपनी तकलीफ बताई। उन्होंने इनको गीता पढ़ने के लिए जब बताया और इनसे कहा कि अगर ख्वाहिश आपके दिलो जान से निकले, पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो तो कमाल की एक अजीब सी ताकत होती है उसके अंदर। इसीलिए जो तुमने सोचा है वो होगा, तुम विश्वास से रखो। ये गीता का लर्निंग था। यम यम तम तम, जैसा जैसा वैसा वैसा। यम यम वापी स्मरण भावम, जहां तुम्हारा स्मरण और भाव होगा तुम वैसे पक्का बन जाओगे। कलाम उसके बाद जब दिल्ली लौट के आए अपने गुरु से मिलने के बाद, तो वो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नौकरी बची थी DRDO की, किसको पता था वही DRDO इनके देश को आगे बढ़ाने में सबसे कारगर होगा। ये वहां प्रमोट हुए और किनके साथ, डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम में आ गए। आप चाहते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई पे भी हम वीडियो बनाएं। ये पेट्रियोटिक थे, अपॉर्चुनिस्टिक नहीं थे। अब्दुल कलाम विशेष व्यक्ति थे। 1963 में विक्रम साराभाई की टीम से इनको सिलेक्ट किया गया कि इनको नासा भेजो भैया ट्रेनिंग के लिए। ये 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए नासा गए। नासा समझो भैया, नासा अमेरिका सबसे बड़ी संस्था जिसमें ये आगे बढ़ना चाहते थे। नासा इनको देख के चौंक गया, बोला यार लड़का बहुत जबरदस्त है। और इनको क्या बोला, भाई तू बहुत चैंपियन है, मेरी बात सुन, तुझको दे रहे अमेरिकन सिटीजनशिप, यहीं रह जा, तनख्वाह देंगे इंडिया के 5 गुना ज्यादा, अमेरिकन सिटीजनशिप, यहीं किसी गोरी से शादी कर, ओए होए जिंदगी में आराम ही आराम। अपनी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा में इन्होंने बताया कि एक बार के लिए इनके मन में भी विचार आया कि क्या मैं यहाँ रुकूं या नहीं रुकूं। वो बहुत चुनाव करना कठिन था कि आदर्शों की ओर चला जाए या माला माल होने के अवसर को गले लगाया जाए या पैसों और करियर के लिए इन्होंने सोचा विदेश नहीं जाएंगे, देश सेवा के इस अवसर को नहीं गवाएंगे। लौट के देश आ गए। डिफिकल्टीज हमेशा आपकी सफलता के रास्ते में आएंगी। अगली कहानी, काफी डिफिकल्टीज आई जब इन्होंने शुरुआती टीम साइंटिस्ट की इसरो में ज्वाइन करी। वो क्या कहते हैं, देखो लर्निंग समझना, इन्होंने हमेशा डिफरेंशिएट किया। रियल प्रॉब्लम अलग है, इनकन्वीनियंस अलग है। प्रॉब्लम और इनकन्वीनियंस अलग अलग चीजें होती है। अगर आपके घर में भैया आग लग जाए, घर में आग लग गई, धू धू के घर जल रहा है और उसी वक्त आपकी गर्दन भी टूट जाए, हाथ भी टूट जाए, पांव भी टूट जाए, उसको बोलते हैं आप मुसीबत में हैं। बाकी सब कुछ केवल सामान्य असुविधाएं होती हैं। इनके जीवन में इन्होंने असुविधा पे ध्यान नहीं दिया, रियल प्रॉब्लम्स पे ध्यान दिया। असुविधा बहुत आई क्योंकि ये शुरुआती टीम में इसरो की ज्वाइन किए थे। जिंदगी में जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी और उन पे अगर आपने काबू पा लिया तो उतना ही बड़ा आपका नाम भी होगा। जब इन्होंने ज्वाइन किया मैं शुरुआती दिनों में, तो सेंट मेरीज चर्च था, कुछ नहीं दिया गया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी वहां पे। सेंट मेरीज चर्च को इन्होंने अपना ऑफिस बनाना पड़ा इनको। वहां सारे साइंटिस्ट इंजीनियर जो नासा से ट्रेन होके आए थे वो चर्च में बैठ के ऑफिस में बैठे और बीच पे उन्होंने समुद्र के किनारे अपना रॉकेट का लॉन्च पैड बनाया। और जो अस्तबल होता है या बल्कि कैटल शेड जो गौशाला होती है वहां की लेबोरेटरी बन गई। बिशप जो चर्च के फादर थे उनके घर को इन्होंने अपना वर्कशॉप बनाया। साइकिल पे और बुल्लक कार्ट समझते बैलगाड़ी है जी, धीरे धीरे चक्का चलता है या खुद ही साइकिल पे रॉकेट रख रख के ले जा रहे थे। रॉकेट के छोटे छोटे पार्ट और सैटेलाइट आज भी फोटोग्राफ्स हैं। सारी डिफिकल्टीज के बीच में इन्होंने पहला साउंडिंग
रॉकेट 1963 में लॉन्च किया था। ये इतना मशगूल हो गए भैया काम में, इतना मशगूल हो गए, इनकी सगाई फिक्स हो गई थी। उस समय ये 32 साल की उम्र थी, इनकी सगाई फिक्स हो गई, ये काम में लगे रहे भैया, रॉकेट जाएगा, देश का पहला रॉकेट जाएगा। ये सगाई पे जाना भूल गए लोग बेचारे, वहां मंडप पे इंतजार करते रहे। मंडप तो नहीं, रिंग सेरेमनी थी, वहां इंतजार ही करते रह गए। अरे अब्दुल कलाम आएगा, अब्दुल कलाम रॉकेट बनाने में लगे थे देश के लिए। जीवन में कठिन दौर से गुजरते वक्त ये मत सोचिए कि ये जिंदगी में कठिनाइयां हमेशा रहेंगी। ये कठिनाइयां आई हैं और चली जाएंगी। इन्होंने गीता हाथ में पकड़ ली थी, इनको इनके गुरु ने दिया था, और गीता में क्या बताया, आगाम पाइनो, कठिनाइयां आएंगी और चली जाएंगी। 1969 में इसरो के डायरेक्टर की जब इनको कमान दी गई तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं SLV3 क्या होता है? ये एक होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि कभी सैटेलाइट को भेजते हैं तो उसका एक लॉन्च व्हीकल चाहिए होता है। एक होती है गोली ठा और एक होती है गोली के लिए बंदूक जिससे गोली निकलती है, तो एक लॉन्च व्हीकल होता है जिससे सैटेलाइट को भेजते हैं और जो अपने ऑर्बिट में जाके सेट होता है। तो जब इनके पास पैसा नहीं था वहां पे, इन्होंने क्या कहा कि भैया SLV3 के लिए काम करूंगा और PSLV के लिए काम करूंगा। SLV3 में 1 रुपया लगेगा, PSLV में 1 रुपया लगेगा, तो दोनों मिला के 2 रुपया लग जाएगा। तो ऐसा करते दोनों को एक साथ करने का जुगाड़ करता हूँ, 1 रुपये 20 पैसे में कर दूंगा, 80 पैसा बच जाएगा। तो थोड़े कम खर्चे के अंदर दोनों प्रोजेक्ट पूरे कर दिए। इसके लिए उन्होंने सरकार से फंड मांगा, इंदिरा गांधी ने बोला फंड नहीं है, पब्लिकली मना कर दिया, प्राइवेटली थोड़ा सा फंड इनको दिया, और थोड़ा सा फंड मिलने के बाद ये जी जान से अपने प्रोजेक्ट में लग गए। अब अब्दुल कलाम है भैया, 18 घंटे रोज काम करते थे, साल के 365 दिन, लीप ईयर में 366 दिन भी काम करते थे। 1969 से 1989 तक 10 साल इन्होंने अपना जी जान से मेहनत किया। केवल 2 बार छुट्टी ली, एक बार पिता के देहांत पे, एक बार माता के देहांत पे। बाकी दिन कोई सैटरडे संडे नहीं, 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं। 10 साल के कठिन परिश्रम के बावजूद 1979 में इनका SLV3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फेल हो गया। और जब फेल हुआ तो ये बहुत घबरा गए, क्योंकि उस समय ये इसके ऊपर पूरा देश देख रहा था इनको, पूरी दुनिया की मीडिया देख रही थी इनको, हताश हो चुके थे। और उस परिस्थिति में इनके जो प्रोफेसर सतीश धवन जो चेयरमैन थे उस समय, उन्होंने इनको बुलाया कि आओ अब्दुल कलाम, चलो मीडिया इंतजार कर रही है, वहां जाके बात करना होगा। कलाम घबराए हुए थे, अब सब कुछ मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये मिशन डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। एज ए मिशन डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इनके फेलियर पे पूरी दुनिया देख रही थी। और जब सतीश धवन ने इनको बुलाया तो ये और घबरा गए, अब मीडिया को क्या जवाब दूंगा। मीडिया ने कहा करोड़ों रुपया तुमने देश का लगा के बर्बाद